दोस्तों, उत्तराखंड में क्या चल रहा है आपने देख ही लिया होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक टनल के कंस्ट्रक्शन के दौरान टनल का एक हिस्सा नीचे की ओर दब गया और हमारे 40 से ज्यादा मजदूर उसके अंदर में फंसे हुए हैं, उसमें ट्रैप हो गए। जरा कल्पना कीजिए कि अगर हमें और आपको एक लिफ्ट में बंद कर दिया जाए। जब हम लोग लिफ्ट में कहीं जा रहे होते हैं, लिफ्ट रुक जाती है, कुछ ही देर के लिए रुकती है, 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो ही हम सफोकेट होने लगते हैं, क्लास्ट्रोफोबिक फील करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। 100 बार अलार्म दबा देते हैं, 25 बार अपने रिश्तेदारों को कॉल कर देते हैं। कितनी बड़ी उसमें आपको घबराहट सी, बेचैनी सी होने लगती है। जरा कल्पना कीजिए कि टनल के अंदर लोग फंसे हुए हैं, 40 से ज्यादा मजदूर, जहां ना हवा पहुंच सकती है, ना खाना पहुंच सकता है और ना ही रोशनी है, एकदम गुप्त अंधेरा। सोचिए, तो ऐसा हो गया जैसे कि किसी को पहले काल कोठरी में बंद करके सजा दी जाती थी, तो सजा भुगतने जैसा कुछ है। और अब जा करके वहां पर 9-10 दिन के बाद में उनको इंडोस्कोपिक कैमरे से देखा जा रहा है, तो कभी उनको कुछ खाना पहुंचाया जा रहा है, ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन अभी तक हमारे पास में कोई रेस्क्यू प्लान नहीं है, अभी तक हम उनको निकाल नहीं पाए हैं। अभी भी ऑल्टरनेटिव्स पर बातें की जा रही हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं। कई सारे रेस्क्यू प्लान है हमारे पास में, कौन सा फाइनली एग्जीक्यूट किया जाएगा अभी कोई खोज खबर नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है, इंटरनेशनल इमेज हमारी खराब हो रही है। दुनिया भर में यहाँ पे किस तरह से इसको दिखाया जा रहा है कि भारत के लोग सांप सपेरों का देश, जिनको टेक्नोलॉजी की कोई समझ नहीं है, अब ये चले हैं डेवलपमेंट करने, टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। चलाना आता नहीं है और टनल बोरिंग मशीन बना रहे हैं, टनल बोरिंग मशीन से टनल्स बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं। इस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, इंडिया की बेइज्जती की जा रही है। तो इसमें देखिए कई सारे एंगल्स हैं, हमको इसको समझना होगा ध्यान से, और ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी कि आखिर ये टनल कोलैप्स हुआ क्यों, और फिर हिमालयाज में टनल बनाना इतना चैलेंजिंग क्यों है, क्यों वहां पर बार बार लैंडस्लाइड्स आती हैं, और फिर क्या किया जाए कि ऐसी प्रॉब्लम्स कभी भी दोबारा वहां पर ना आए। तो चलिए इन्हीं सभी विषयों को डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पर समझनी चाहिए वो ये है कि ये टनल बन कहाँ पर रही थी। देखिए, इस तरह की जो टनल है, यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तिलक्यारा बारकोट रोड टनल। तिलक्यारा बारकोट रोड टनल कहां पर है ये? तिलक्यारा। देखिए, उत्तराखंड में 4 अलग अलग महत्वपूर्ण धाम हैं। आपने सुना होगा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन तक पहुंचने की हर एक श्रद्धालु की अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचना बहुत दुर्गम है। ये जो इलाका है, यहाँ पर शिवालिक हिमालयाज की बड़ी ऊंची चोटियां हैं। सिर्फ शिवालिक ही नहीं है, जब आप काफी ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ पर हिमाचल की भी चोटियां, मतलब जो मिडिल हिमालयास की चोटियां भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो रास्ता होता है काफी घुमावदार होता है, बहुत सारे उसमें हेयर पिन टर्न्स होते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर टूरिज्म बहुत पनप नहीं पाता, लेकिन टूरिज्म की संभावनाएं बहुत हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 4 धाम परियोजना की एक संकल्पना रखी गई, और उस 4 धाम परियोजना को पूरा करने के लिए इन सभी 4 पिलग्रिमेज पॉइंट्स को हाईवे की कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना था। तो अब देखिए, यहाँ पर हाईवे बन रहा है, उसमें से यमुनोत्री वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर एक यमुनोत्री नेशनल हाईवे बन रहा है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास में आप यहाँ पर जरा एक जंक्शन ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं बारकोट। बारकोट एक ट्राई जंक्शन है, जिसके एक तरफ यमुनोत्री, दूसरी तरफ ये हरिद्वार का रास्ता और तीसरी तरफ ये उत्तरकाशी का रास्ता पड़ता है। तो ये उत्तरकाशी से बारकोट जाने वाला जो रास्ता है, यहीं पर ये टनल बनाई जा रही थी। इसकी एग्जैक्ट मैं लोकेशन आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर पड़ता है बारकोट और यहाँ पर है सिलक्यारा गांव। तो सिलक्यारा बेंड बोलते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर समझिए ध्यान से देखिए, सिलक्यारा से होकर अगर आपको बारकोट जाना है तो आपका रास्ता कैसे होकर जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से, ये छोटा सा रास्ता कहने के लिए आपको इतना सा है, लेकिन बीच में इतनी ऊंची चोटियां हैं कि आपको इतना ज्यादा घूम करके, कई सारे टर्न्स लेते हुए, फिर इस तरह से होते हुए यहाँ पर भी अभी आप नहीं पहुंचे। ये देखिए, यहाँ पर आप पहुंचेंगे, इतना सारा घूमेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे। तो इतना घुमावदार रास्ता को खत्म करके कोशिश की जा रही थी कि यहां से लेकर यहां तक, सिलक्यारा से लेकर बारकोट तक के लिए एक टनल बना ली जाए। तो फिर हम लोगों ने इस टनल के कंस्ट्रक्शन के ऊपर में काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब टनल बनाई जाती है तो उसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड और दूसरा होता है टनल बोरिंग मशीन मेथड। यहां पर टनल बोरिंग मशीन मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा था। दोनों मेथड्स एक बार हम लोग जल्दी से देखें तो देखिए, पहला मेथड, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में इस तरीके से हम लोग ड्रिल करते हैं और ड्रिल करके उसके अंदर में हम लोग
एक्सप्लोजिव भरते हैं, टीएनटी भरते हैं, उसके अंदर में डायनामाइट चीज जैसी चीजें फिट की जाती हैं, उनको लोड किया जाता है, उसके बाद ब्लास्ट कर दिया जाता है। ब्लास्ट करने के बाद में यहाँ पर वेंटिलेशन शाफ्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं। वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के बाद में यहाँ पर डिसलॉजिंग की जाती है, मतलब जो भी यहाँ पर डेब्रीज निकली हुई होती है उसको यहाँ से साफ किया जाता है, फिर स्केलिंग की जाती है, फिर बोल्ट करके उसको सुरक्षित किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, और फिर उसके बाद उसके आगे फर्दर टनलिंग करने के लिए फिर सर्वे स्टार्ट होता है, फिर ड्रिलिंग होती है। ये तरीका अपनाया जाता है। ये देखिए, देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है, ये इस तरीके से ड्रिलिंग कर करके ये इनके अंदर में एक्सप्लोजिव भरे जाते हैं। ये पुराना तरीका था, पहले इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। आज भी कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह से देखिए, बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से, जो रोबोटिक आर्म्स हैं, इनके माध्यम से ड्रिलिंग की जाती है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो आता है टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए। टनल बोरिंग मशीन देखिए, इस प्रकार की कुछ जाइगेंटिक मशीन्स होती हैं। जरा इनका स्केल देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। ये एक पिक्चर है जो कि स्विट्जरलैंड में एक टनल बनाई जा रही थी, वहां से पिक्चर ली गई है। ये एक ट्रेन है। अब ट्रेन के सामने आप जरा टनल बोरिंग मशीन को देखिए, इसका स्केल समझने की कोशिश करिए, कितनी बड़ी विशाल मशीन होती है ये। इस प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल आजकल बहुत आम है। भारत में आप देखें, जितनी भी मेट्रो ट्रेन्स बन रही हैं, जिन जिन शहरों में अंडरग्राउंड मेट्रो बनाई जा रही है, शुरुआत में दिल्ली में बनाई गई, मुंबई में, पुणे में, लखनऊ में, हैदराबाद में, जिन भी शहरों में आप देखेंगे कहीं पर भी अंडरग्राउंड रूट है, वहां पर टनल बनाने का यही एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है, टनल बोरिंग मशीन से। टनल बोरिंग मशीन देखिए आपको इस प्रकार से नजर आ रही है, इतनी बड़ी। इसका जो मोशन होता है ये एकदम अर्थवॉर्म के जैसे होता है। जैसे अर्थवॉर्म चलता है, पहले ही अपने आप को एक्सपैंड करता है, फिर पीछे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर एक्सपैंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, इस तरह से उसका मोशन होता है। ऐसे ही ये मशीन भी, आगे आप देखेंगे इसके कटर लगे हुए होते हैं, ये आगे से ही ऐसे अपने जो हर्डल होता है उसको काटती चलती है, काटते चलती है। और इसके अंदर में यहाँ पर देखिए बहुत सारी कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं। इन कन्वेयर बेल्ट्स के माध्यम से जो भी डेब्री निकल रहा होता है, इसको ये पीछे की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है, साफ भी करती जाती हैं, अपना रास्ता भी क्लियर करती जाती हैं, पीछे पहुंचा देती हैं। इसके पीछे जैसे ही डेब्री पहुंचता है, इसके बाद वर्कर्स का, एक्सकेवेटर्स का, इनका काम होता है डेब्री को वहां से बाहर करना, रास्ते को क्लियर करना। लेकिन यहां तक तो ये खुद क्लियर कर लेती हैं। उसके बाद ये अपने आप को पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आगे पहुंच जाती है, फिर ये आगे कटिंग करती रहती है। जैसे ही रास्ता बना, ये अपने आप को आगे से एक्सपैंड करती है, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट, आगे से एक्सपैंड, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट, आगे से एक्सपैंड, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से कर करके आगे बढ़ती रहती है और अपने आप टनल का फॉर्मेशन होता रहता है। यही स्टैंडर्ड तरीका है, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पुणे मेट्रो के अंडरग्राउंड लाइन के कंस्ट्रक्शन की है। ये मशीन देखिए, अपने आप में बहुत महंगी मशीन है, 200 करोड़ रुपए के आसपास की लगभग एक मशीन आती है। इस मशीन की एक और खास बात है कि जैसा आप देख रहे हैं, इसका साइज बहुत ज्यादा होने के कारण, जो बहुत ऊंचाई पर अगर किसी टनल का निर्माण करना है तो वहां पर इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, टीबीएम मेथड का। वहां पर आपको ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बहुत खास ऊंचाई नहीं है, बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान नहीं है, वहां पर आप टीबीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं, जिस जगह पर टनल बनाई जा रही थी, वो काफी नीचे बनाई जा रही है, कोई बहुत ऊंचा स्थान नहीं, तो इसलिए वहां पर टीबीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर वहां पर आप चाहे टीबीएम का इस्तेमाल करें, टीबीएम मेथड का ये जो डिसएडवांटेज आपने देखा कि एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, दूसरा उसको बहुत ऊंचाई पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ इसका एक एडवांटेज भी, और एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये माना जाता है कि काफी सेफ तरीका है टनलिंग करने का। जनरली जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके अगल बगल की जो भी रॉक्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है और वहां पर लैंडस्लाइड होने का, उसके कोलैप्स कर जाने की चांसेस बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप टीबीएम का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहती है स्ट्रक्चर की, और उनके कोलैप्स होने की चांसेस मिनिमाइज हो जाती हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे कि अभी तो हम लोगों ने टीबीएम का इस्तेमाल किया और आप बोल रहे हैं कि एक सिक्योर तरीका है, उसके बावजूद यहां पर ये टनल कोलैप्स कैसे हो गई, फिर ये मजदूर कैसे ट्रैप हो गए? देखिए, दुर्भाग्य है। पहली चीज तो ये समझिए कि टनल बन कहां रही है, ये हिमालयन रीजन में बन रही है। और हिमालय, इंडिया में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जियोलॉजिकली मोस्ट अनस्टेबल इज हिमालयाज। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सबसे हाल फिलहाल बना हुआ अगर कोई संरचना भारत में है तो वो हिमालयाज ही है। देखिए, हिमालय का निर्माण सिर्फ 40 से 50 मिलियन वर्षों पूर्व ही हुआ है। 40 से 50 मिलियन कुछ नहीं होता। एक बार आप अर्थ की अगर लाइफ समझेंगे, अर्थ की लाइफ है लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स, 450 करोड़ साल। और इसमें 40 to 50 मिलियन, ये कितना होता है? 40 to 50 मिलियन का मतलब हो गया सिर्फ 4 से 5 करोड़।
कहाँ अर्थ की लाइफ 450 करोड़ साल, और कहाँ उस 450 करोड़ में सिर्फ 4 से 5 करोड़ साल। तो ये काफी हाल फिलहाल बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। और इसका निर्माण हुआ कैसे है? इसका निर्माण इस तरह से हुआ है, एक इंडियन प्लेट नीचे गोंडवाना लैंड से निकलकर आती है और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और टकराने के बाद इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, और यूरेशियन प्लेट की फोल्डिंग से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो काफी नई संरचना होने के कारण ये इंडिया की मोस्ट अनस्टेबल स्थान है जियोलॉजिकली। और एक और चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक्टिव फॉल्ट्स नजर आएंगे। एक्टिव फॉल्ट्स होने के कारण ये तो सीज्मिक जोन 5 में पड़ता है, यहाँ पर बड़े अर्थक्वेक्स आने की भी संभावना होती है, जो कि आप अक्सर देखते हैं कि आते ही रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर नया होने के कारण यहाँ की जो अभी रॉक्स हैं उनका प्रॉपर कंसोलिडेशन नहीं हुआ है। इस कारण से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की भी संभावना बहुत रहती है। और एक और चीज है, हिमालय जो बने हैं वो बहुत ऊंचे बने होने के कारण यहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत हैं, जो कि पिघल करके नदियां बनाते हैं। जब नदियां यहाँ से आती हैं तो बहुतायत में नदियां हैं, काफी सारी स्ट्रीम्स हैं। उन स्ट्रीम्स के लगातार यहाँ होने के कारण जल का रिसाव भी बहुत होता है, और जल के रिसाव के कारण लैंडस्लाइड्स के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो हमारी सिलक्यारा बारकोड टनल है, यहां पर भी यही हुआ। अभी 12 नवंबर की बात है, 12 नवंबर को यहां पर आई एक लैंडस्लाइड, और उस लैंडस्लाइड के कारण यहां पर डेब्री इकट्ठा हो गया उस टनल के रास्ते के बीच में। देखिए इस प्रकार से ये कुछ टनल है। टनल में आप देखेंगे ये है सिलक्यारा का साइड, और ये दूसरी तरफ आपको दिख रहा है बारकोड का साइड। ये बीच में आप देख रहे हैं कि इतना हिस्सा है जिसको कि क्लियर कर लिया गया था। अब मजदूर काफी अंदर तक पहुंच गए थे, यहां पर कहीं वर्कर्स पहुंच चुके थे। इधर के साइड से जब लैंडस्लाइड आई तो डेब्री यहां पर गिर गया खूब सारा, और कितना, लगभग 60 मीटर। 60 मीटर काफी होता है, लगभग 60 मीटर थिक यहां पर डेब्रीज इकट्ठा हो गई है। और डेब्रीज का मतलब क्या है? यहां पर अगर कोई टनल कोलैप्स की है, ऊपर से गिरा होगा, तो सब क्या है? पत्थर होंगे, चट्टाने होंगी। इन पत्थरों को, चट्टानों को हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। यहां पर आपको ऊपर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि इसके ऊपर कैसी संरचना है। तो देखिए यहां पर जो कोशिशें की जा रही हैं इनके रेस्क्यू करने के लिए, वो क्या किया जा सकता है? 2-3 प्लान पर ये लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। पहला तो ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जो डेब्री है, इसी डेब्री के बीच में कोई एक्सकेवेशन किया जाए और फिर अंदर पहुंचा जाए। इसको रिस्की इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कहा गया कि यहाँ पर आसपास कहीं कोई अनस्टेबल रॉक रही होगी, तभी ये कोलैप्स हुआ है। अगर फिर से इसमें कोई ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई और आगे भी कहीं कोई कोलैप्स हो गया, तो जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जान पर खतरा आ सकता है। इसीलिए इस पर अभी फिलहाल इसको रोका गया। ऑल्टरनेटिव्स पर बात की जा रही है। एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि ये जगह हमारे पास में है जहां से हम लोग एक वर्टिकल ड्रिल कर सकते हैं। वर्टिकल ड्रिल करके इनको निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें लगने वाला समय बहुत होगा। इसके अलावा एक और प्लान पर काम कर रहे हैं कि इसके पैरेलली कोई एक मजबूत जगह खोजें और वहां पर एक पैरेलल, एक छोटी टनल का निर्माण किया जाए, और उस छोटी टनल के माध्यम से इन लोगों को फिर यहां से निकाल लिया जाए। लेकिन इसमें भी लगने वाला समय बहुत होगा। तो अभी जो हमारे पास में सबसे रिलायबल प्लान है वो तो यही है, किसी डेब्री के माध्यम से एक पाइप इंसर्ट की जाए। तो ऐसा कुछ प्लान बनाया जा रहा है कि यहाँ पे इस डेब्री के अंदर में से एक एक्सकेवेशन किया जाएगा, और फिर एक लगभग 3 फीट चौड़ी, 90 सेंटीमीटर वाइड, 900 mm वाइड एक पाइप अंदर डाली जाएगी, और इसके अंदर से क्रॉल कर करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अभी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला हम लोगों को, जबकि एक एंडोस्कोपिक कैमरा वहां पर अंदर भेजा गया, लगभग एक 6 इंच मोटी पाइप से। उस 6 इंच मोटी पाइप के माध्यम से एक कैमरा भेजा गया। कैमरे से यह देख लिया गया कि जितने भी मजदूर थे, 41 वर्कर्स, वो सभी के सभी जीवित हैं, सुरक्षित हैं। उनसे लगातार बात हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर पहली बार उनको हॉट फूड भी प्रोवाइड किया गया, खिचड़ी भेजी गई। उसके पहले भी चीजें भेज रहे थे, लेकिन तब तक उनको पैकेज फूड, बिस्किट वगैरह भेजा जा रहा था, बिस्किट, पानी, ये सारी चीजें। पहली बार कुक्ड फूड इनको भेजा गया जब से ये लोग फंसे हुए हैं। तो यहाँ से उम्मीद की जा रही है, चूंकि ये लोग हिम्मत दिखाए हुए हैं और जीवित हैं, अभी भी संघर्षरत हैं, इन तक ऑक्सीजन की भी सप्लाई कर दी गई है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई, फूड की सप्लाई, ये सब कुछ किया जा रहा है। अब बस इंतजार है उस घड़ी का जबकि कोई इन सभी रेस्क्यू प्लान्स में से एक इंप्लीमेंट किया जाएगा और इन वर्कर्स को बाहर निकाला जाएगा।